Let's start the distance of closest approach and estimation of nuclear size. इससे पहले हम क्या सीख चुके थे? रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय गीगर एंड मार्सन. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन्स दिए थे रदरफोर्ड ने. और इसी सिचुएशन में हमने देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल को, मान लीजिए कोई एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो देखा गया था कि जब किसी अल्फा पार्टिकल को डायरेक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस थ्रो किया जाता है किसी एनर्जी से, तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे जाकर के रुक जाता है. तो अगर ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए इसका, इसको यहाँ पर, या न्यूक्लियस को हम जनरली रिप्रेजेंट प्लस से करते हैं, तो न्यूक्लियस मान लिया मैंने. न्यूक्लियस से ये किसी डिस्टेंस से पहले ही यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी थी फॉर ए मोमेंट, और उसके बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था. सो इस डिस्टेंस, वो सबसे न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जहां पर जाकर के अल्फा पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जिस जगह उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए, उस डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस. और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर नॉट से. सिंबल इज आर नॉट. ठीक है. तो लेट सपोज इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहें, लेट सपोज सम अल्फा पार्टिकल वाज इनिशियली मूविंग विद स्पीड v. so v is initial speed of alpha particle. So let's suppose alpha particle, इसका मास है m. so m is mass of alpha particle. ठीक है. This alpha particle has been sent directly towards the center of the nucleus of this atom. Let's suppose जो भी जिस भी एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, उस एलिमेंट का या उस एटम का एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें Z. ठीक है. ओके. तो अगर यहाँ पे पूछा जाए, लेट्स सपोज अगर हम बोल दें Q1 is the charge of alpha particle, then what should be the value of this charge? Q1 should be is equals to plus 2. 2e. 2 into e, है ना, twice of charge of electron. And if Q2 is the charge of nucleus, then what should be its value? Z into e. मान लीजिए सोडियम बोलते तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 ही उसमें प्रोटॉन होते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं. प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 11e. मैग्नीशियम होता तो 12e. तो जिस भी एलिमेंट का ये एटम ले रखा है, उसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? Z into e. Ze. Q2 ये हो गया हमारे पास. ठीक है. R0 is the distance of closest approach. ठीक है. ऑलराइट. अब अगर बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट की, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से इनिशियली इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है बिकॉज ऑफ अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉमिक रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा. और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ये कूलॉमिक रिपल्शन इसको इतना रिपेल कर चुका होगा कि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी. तो इस पॉइंट पर जाकर के, लेट्स सपोज ये इनिशियल पॉइंट A ले लेते हैं और ये पॉइंट B ले लेते हैं. B पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है. तो काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब ये क्या हुआ? एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड. ये किस वजह से 0 हुई है? क्योंकि यहाँ पे कूलॉमिक रिपल्शन लगा है. इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, तो कौन सी एनर्जी बढ़नी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से बढ़ रही है, या पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के कारण आ रही है. वो कितनी होनी चाहिए? W is equals to F into S.
तो फोर्स कौन सा हो गया, कूलम्बिक रिपल्शन। एस कितना है, आर नॉट, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो हम क्या बोल दें, एट आर नॉट या एट पॉइंट बी, एट आर नॉट डिस्टेंस या एट पॉइंट बी बोलते हैं, पॉइंट बी, जब अल्फा पार्टिकल आर नॉट डिस्टेंस पर पहुंच चुका है, दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, kinetic energy of alpha particle should be is equals to electrostatic potential energy due to the Coulombic repulsive force। ये लिख दिया हमने हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी थी जो कन्वर्ट हुई है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये पूरी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, यहां से अगर R नॉट की बात की जाए तो R नॉट क्या मिल गया हमें, इस R नॉट की वैल्यू निकाले तो 2K Q1 Q2 अपॉन mv स्क्वायर, 2 ऊपर चला गया, या इसको अभी इनिशियली अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे हम तो क्या हो जाएगी, आर नॉट इज इक्वल टू के Q1 की वैल्यू E 2E, Q2 की वैल्यू ZE अपॉन आर नॉट तो ले रहे अपॉन हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2K ZE स्क्वायर अपॉन, इसको चाहो तो अभी एक बार काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ऐसे लिख दो, क्योंकि इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2K ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और काइनेटिक एनर्जी ये लिख दें तो इस टर्म्स में m और v की टर्म्स में क्या लिख दूंगा, 4K, ये 2 चला गया ऊपर तो यहां से 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 4, सो 4K ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि इतनी डिस्टेंस तक ही जा पाएगा। बाय k की वैल्यू हमें पता होती है, वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता ही है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये मास किसका ले रखा है हमने, अल्फा पार्टिकल का। कितना होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2 × 1.67 क्या 2 × 10⁻⁻27 कितना हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वापस बोलना। 2E भाई मास पूछ रहा हूं, चार्ज नहीं, वोट दिमाग 2 को। × 1.6 2 × 1.67 × 10⁻20 1.67 × 10⁻27। चाटे खाने वाले हो तुम लोग, ऐसी बातें कर रहे हो। 2 × 9.1 × 10⁻31। ये देवी जी आई है, ये और बड़ा लेकर के आई है। सॉरी सर, 4 × 1.6 × 10⁻⁻. ट्वाइस He4 वोट दिमागो ध्यान दो, ट्वाइस He4। इसमें से मुझे निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या बनेगा, He+2। इसको अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। इसका अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होता है, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है यहाँ पे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ये 4 क्या बता रहा है, A = P + N, तो 2 तो है प्रोटॉन, जिसकी वजह से Z = अगर इसका चार्ज पूछे न्यूक्लियस का, हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज, तो वो 2E होता। ठीक है, तो He+, और यहां पर न्यूट्रॉन कितने, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे न्यूट्रल स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये चला गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चला गया, क्या बच रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको,
क्या बच रहा है? हीलियम न्यूक्लियस He+2। इसके अंदर क्या क्या चीजें कंटेन है? Protons and neutrons. प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो क्या न्यूट्रॉन का कोई मास नहीं होता क्या? होता है सर। और प्रोटॉन का होता है। होता है सर। होता है। वेरी गुड। तो क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या बराबर नहीं होते क्या? ऑलमोस्ट। यस सर। Yes, अगर मैं sir. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछूं तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. 2 इंटू ई और फिर 2 इंटू 9.1। अरे देवियों, ये मास जो होता है 9.1 वो इलेक्ट्रॉन का होता है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m क्या है? m अल्फा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 या सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहां पे मिक्सचर हुआ था 9.1 इंटू 10⁻⁻27। 9.1 इलेक्ट्रॉन का ले लो, 10⁻⁻27 प्रोटॉन का ले लो, देखो हो गया सारा काम। अरे ध्यान दिया करो। कितना हो जाएगा? ये मास निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻27 है जी 6.4 into 10⁻⁻27। हाँ ठीक है। सो ध्यान रखना है जो भी होगा 6.4 × 10⁻⁻27। अब V आपको दे दी जाएगी, Z आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा? जिस एटम पर अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बोल दूं Z फॉर और हम बोले तो गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। कितना होता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर? 79। तो अगर V यहाँ पे पता चल जाए तो क्या हमें R0 पूरी की पूरी पता चल गई कि नहीं पता चल गई? क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes. सो इसी तरह से, और इसी का अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूं तो ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है? ट्वाइस kZ² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो या तो आपको पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए तो फिर kZe इन्हीं की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। और अदरवाइज आपको ये V पता चल जाएगा तो R0 पता चल जाएगी। तो देखो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में अगर एक रदरफोर्ड ने क्या किया कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड लीफ पर। सो इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट of alpha particle, he took gold nucleus, he took gold foil. So अब gold foil ले लिया तो बाकी सारा gold foil and an alpha particle of 5.5 mega electron volt energy, पार्टिकल ऑफ एनर्जी हैविंग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है। दैट इज क्या क्या हमें पता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा कहीं पे भी आ जाए 10⁻+6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये इतनी जूल हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, K पता है, फॉर गोल्ड Z पता है, Z इज इक्वल टू 79 और E आपको पता ही है। क्विकली कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर कि भाई कितना होना चाहिए R0। डू इट फास्ट। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट, अगर ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो R0 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं साहब मैं इसके अंदर इस फॉर्मूले में 2, K की वैल्यू 10⁻9, Z की वैल्यू 79, E का स्क्वायर 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन KE आपके पास डायरेक्ट दे रखी है कितनी? 5.5 इंटू 10⁻⁻⁻
6 into 1.6 10 to the power minus 19. After calculating all these things, you will get 4.13 into 10 to the power minus 14 meter. बोले तो 41.3 into 10 to the power minus 15 meter. इसका मतलब, और 10 to the power minus 15 मीटर को लिखा जा सकता है फर्मी. सो हमें जो R0 मिली वो इतनी फर्मी की मिली. क्लियरली साइज ऑफ एटम, कोई सा भी एलिमेंट हो, जनरली साइज ऑफ एटम क्या होता है, किस ऑर्डर का होता है? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम 10 to the power minus 10 मीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के होते हैं. और साइज ऑफ न्यूक्लियस ये किस ऑर्डर के होते हैं? फर्मी ऑर्डर के 10 to the power minus 15 मीटर, या फर्मी ऑर्डर के. ये 41.3 फर्मी है, यानी कि 2 फर्मी, 4 फर्मी, 10 फर्मी, इनसे भी ज्यादा. तो ये चीज क्लियर है कि जो भी साइज ऑफ न्यूक्लियस है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस पर ये R0 है. कहने का मतलब, अगर यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल मैं एज्यूम कर लूं, ये देखिए कि ये इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस पे, ये एक अल्फा पार्टिकल एज्यूम कर लिया, और ये न्यूक्लियस की साइज, तो ये तो हो गई आपकी न्यूक्लियस की रेडियस, ये तो हो गई न्यूक्लियस की रेडियस, ठीक है. और ये रेडियस हो गई किसकी? अल्फा पार्टिकल की. साइज के हिसाब से पूछो तो डायमीटर भी ले लोगे, ये डायमीटर भी ले लोगे, इनका सम कर लोगे तो भी R0 इन दोनों रेडियस या इन दोनों डायमीटर के सम से ज्यादा आ रही थी. किसके? R ऑफ अल्फा एंड R ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों के सम से R0 ज्यादा आ रही है. इसका मतलब ये न्यूक्लियस से पहले ही अचीव हो जाती है क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. उसका रीजन, ये टकरा क्यों नहीं पा रहा न्यूक्लियस से? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस का स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इसको न्यूक्लियस से हिट ही नहीं होने दे रहा है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये इससे पहले ही इसकी स्पीड 0 जा रही है. दैट्स व्हाई दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ग्रेटर देन टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, but still very less than to the size of atom. So this is what we observed according to the Rutherford's experiment. So ये आपको ध्यान रखनी है. This is the expression of distance of closest approach. ठीक है? How many of you understood it properly? Next we are starting impact parameter. So what is impact parameter? एक फिर से एक ऐसा रिलेशन जो ऑलमोस्ट R0 की जैसे ही चीजों को डिस्क्राइब करता है. क्या है ये? तो किसको बोला गया इम्पैक्ट पैरामीटर? बोला गया कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है, सॉरी एटम है, इफ दिस इज एटम ऑफ सम एलिमेंट एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और अगर कोई अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए न्यूक्लियस की साइज ऐसे इस पूरे सर्कल से बना देते हैं, और ये न्यूक्लियस का सेंटर, ठीक है. और जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से आएगा तो क्या ये इस न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हो पाएगा? क्या कैन इट बी डिफ्लेक्टेड इफ इट इज वेरी फार अवे? नहीं, या हाँ बहुत दूर है तो? नो सर, नहीं होगा. नो सर, सही बात है. No, sir. अल्फा पार्टिकल जब बहुत दूर होता है तो आप इसको चाहे बिल्कुल सामने की तरफ भेजो, इससे ऊपर भेजो, इससे नीचे भेजो, कहीं पे भी भेजो, बहुत दूर है तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा. डिफ्लेक्ट कब होगा? जब इस पर एक कोलॉमिक रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, और कंसिडरेबली एक अच्छे खासे अमाउंट का लगना स्टार्ट हो जाए. मतलब जिस जगह से इसके ऊपर एक इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाए रिपल्सिव फोर्स का कंसिडरेबली, तब हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इतना हमें समझ में आता है कि अगर सेंटर वाली लाइन के अलोंग करेंगे तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जाकर के अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है न्यूक्लियस से टकराने से पहले. लेकिन अगर इस अल्फा पार्टिकल को इससे थोड़ा ऊपर मैं भेजूं तो ये अपने पाथ को, यहां तो ये रिट्रेस कर रहा था 180 डिग्री से, लेकिन यहां पर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. और अगर अल्फा पार्टिकल को और दूर भेजें, मतलब और ऊपर से स्ट्रेट भेजें, तो ये आगे जाकर के
यानी कि आगे जाकर के फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जितना अगर इसका एंगल देखें, ये एंगल अगर थीटा मान लूं, तो जो दूसरा एंगल निकल रहा है ये ऊपर वाले का, ये उससे कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए ये इसका एंगल हो जाएगा थीटा डैश, क्लियरली थीटा डैश विल बी लेस देन टू थीटा। इसका मतलब जितना ये सेंटर की तरफ आ रहा है, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आ रहा है, वहां पर डिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा अंदर पहुंचने के बाद। तो बोला क्या गया, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन of the alpha particles velocity vector या alpha particle की सेंटर लाइन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब वो सेंटर से बहुत दूर हो तो उस डिस्टेंस को डिस्टेंस पैरामीटर बोलते हैं। अगर मैं इसको केस 1 बोल दूं, फर्स्ट केस में मैंने यहां पर लिया है, तो ये इंपैक्ट इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। अगर मैंने केस 2 ये ले लिया तो इस सिचुएशन के लिए दिस वन डिस्टेंस इज कॉल्ड बी। यानी कि आप लोगों को क्या समझना है कि जो सेंटर लाइन है उस सेंटर लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल रही है ना, हो सकता है थोड़ा तिरछा नजर आ रहा हो आपको, फिर से भावनाओं को समझिएगा, है ना। ये बी है, तो जो सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जहां पर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उस सेंट्रल लाइन से इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, क्लियरली क्या मैं बोल सकता हूं, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हमने जो ऑब्जर्वेशन लिए उनके बेस पर देखें, तो जितना ज्यादा होगा इंपैक्ट पैरामीटर, जितनी साइज बड़ी उतना ही डिफ्लेक्शन कम या ज्यादा, कम कम कम, और जितनी कम छोटी साइज होगी इंपैक्ट पैरामीटर की, डिफ्लेक्शन ज्यादा उतना ही ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इंपैक्ट पैरामीटर है, इंपैक्ट पैरामीटर वो रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसकी स्कैटरिंग या डिफ्लेक्शन के। डिफ्लेक्शन बोल दो या स्कैटरिंग बोल दो, स्कैटरिंग एंगल बोल दो। ठीक है, जितना छोटा इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना कम इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, सो इस तरीके से जिस तरीके से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिफाइन करी गई थी कि कहां तक आ सकता है न्यूक्लियस से, किस मिनिमम डिस्टेंस से ये पहुंच सकता है, कितना न्यूक्लियस के पास पहुंच सकता है, वो बात की जा रही थी, वो R0 थी। ये सब कुछ बेस किस पर चल रहा था, रिपल्सिव फोर्स यानी कि डिफ्लेक्शन के बेस पर। ठीक वैसे ही यहां पर चल रहा है। क्या यहां से ये समझ में आती है, अगर मैं कॉमन सेंस से पूछूं, if B will be zero, if B will be zero, डिफ्लेक्शन अगर सॉरी इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, या उल्टा पूछूं, अगर डिफ्लेक्शन 180 डिग्री का है, इफ डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री, तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि Zero. अपनी सेंट्रल लाइन को ही रिट्रेस कर रहा होगा ना इस टाइम पे, तो सेंट्रल लाइन की खुद से खुद की डिस्टेंस कितनी है, 0। सो इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो गया, 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंपैक्ट पैरामीटर। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने जो भी अपनी जैसे भी कैलकुलेशन करी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोग एक एक्सप्रेशन याद रख लीजिए, ये तो है R0 का एक्सप्रेशन, ठीक है, या ये वाला एक्सप्रेशन 2kZe² अपॉन ke, ये तो R0 का एक्सप्रेशन, इसको तो हमने डेराइव किया है, ये आपके सिलेबस में भी है। अब जो लिखवा रहा हूं वो नोट आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि जो इंपैक्ट पैरामीटर है उसका जो रिलेशन आ रहा है वो आता है आपका कितना, kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू cot θ/2, और थीटा क्या है, ये इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू cot θ/2। इस रिलेशन को आप डायरेक्ट याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कभी इंपैक्ट पैरामीटर पूछ ले भूले भटके तो ऐसे नहीं पूछते, फिर भी कितनों को ये इंपैक्ट पैरामीटर सिचुएशन क्लियर हो गई।
सो इस बेस पर ये सब कुछ करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे कंक्लूजन के बेस पर। जो कंक्लूजन थे बेसिकली वही उसके बेस बने, किसके? एटॉमिक मॉडल के बेस बने, और रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। सो एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड क्या बोलता है? 3-4 चीजें याद रखनी है ऑफ रदरफोर्ड। पहला पॉइंट डिफाइन करता है, डिफाइंस द न्यूक्लियस। पहला जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट, इट डिफाइंस द न्यूक्लियस। इसने बोला रदरफोर्ड ने कि बेस्ड ऑन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कि जो भी पूरा मास है किसी भी एटम का, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। पूरा का पूरा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत स्मॉल रीजन्स के पास में, और इस जो भी उसकी वो जो कोर फॉर्म हो रही है उसी को उसने न्यूक्लियस नाम दिया। तो उसने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? द होल मास ऑफ द एटम इज ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड टू द सेंट्रल रीजन इन अ स्फेरिकल कोर, एंड दिस वाज बीइंग कॉल्ड, और दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये डिफाइन करता है फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस को। सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला? द साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये फर्मी ऑर्डर की आ रही थी, तो न्यूक्लियस तो और कम होगा। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस should be of Fermi order, of Fermi order, that is 10 to the power minus 15 मीटर ऑर्डर की होनी चाहिए, क्योंकि R0 की वैल्यू जब हमने देखी थी 41.3 फर्मी मीटर, तो इससे कम ही होगी न्यूक्लियस की साइज, तो उससे भी कम होनी चाहिए, यानी फर्मी ऑर्डर 2 फर्मी, 3 फर्मी, 1 फर्मी, इस ऑर्डर की होनी चाहिए, एंड हेंस very very less than 2, very very less than 2 the size of atom, एटम से कई गुना छोटी साइज होगी किसकी? साइज ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट डिफाइन करता है कि since whole atom is neutral, whole atom is neutral in normal state, in normal या stable state, therefore number of electrons should be is equals to number of protons, ताकि पूरा का पूरा जो एटम्स है वो क्या हो सके? न्यूट्रल हो सके। एंड इट इज डन बाय, ये किसके थ्रू दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन। और लास्ट जो इसने अपना मॉडल दिया वो बोलता है कि